सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड एस्पिरेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपना रूम छोड़ दिया है, मतलब अपना घर छोड़ दिया है। अब मैं इंदौर आ चुका हूँ, इंदौर में शिफ्ट हो चुका हूँ। इससे ज्यादा डिटेल्स मैंने टाइम पास करे, अपने लेक्चर पे चलते हैं। ओके, सो आज की पहली न्यूज है, पार्लियामेंट्री कमिटी हाईलाइट इशू इन इंडियाज वाटर मैनेजमेंट। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटीज फॉर्म होती है पार्लियामेंट के थ्रू। इसमें एमपी एमएलए होते हैं और इसका मेन काम है, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है, पॉलिसीज को रिव्यू करती है। बहुत हाई नॉलेज वाले स्पेशलिस्ट लोग होते हैं इस कमिटीज में, जिनका मेजर काम है कि हमारा जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है और इसकी जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, उनको प्रॉपरली एनालाइज करना और उसके रिव्यूज देना और कुछ कुछ रिकमेंडेशंस देना। ओके, तो अभी न्यूज क्या है कि इसने हाईलाइट्स करी हैं कुछ इश्यू जो कि हमारे वाटर मैनेजमेंट में आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है? ऑन वाटर रिसोर्सेज, ये कमेटी का नाम है। इसने एक रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि हमने इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर चुका है, हम फोर्थ या फिफ्थ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। स्टिल हमारे वाटर मैनेजमेंट में इश्यूज है। इंडिया continues to face severe social economic losses due to floods and water scarcity. Okay, so severe water losses तो तुमको पता होगा, जहां मतलब मैं अगर एमपी में रहता हूँ ना, तो अभी भी एमपी में, मध्य प्रदेश में ऐसे गांव हैं और शहर हैं जहां पे समर के टाइम 4-4 दिन में पानी आता है, हफ्ते भर में भी पानी आता है, ऐसे ये इश्यू आता है। ठीक है, तो अभी ये कमिटी कहती क्या है और इसकी रिकमेंडेशंस है क्या? तो इसके कुछ रिपोर्ट्स में कुछ हाइलाइट्स किए हैं, वो पॉइंट्स में लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले वो थीम्स है, मतलब कुछ थीम्स में उन पार्ट्स को मैंने डिवाइड कर रखा है। तो उन थीम्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे क्या पॉइंट है और क्या इश्यू है और इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोग्राम। तो इंटरलिंकिंग का मतलब क्या होता है कि दो रिवर है, उनको लिंक कर दो, और वो लिंक कैसे करेंगे आप? कैनल वगैरह बना के। ठीक है, तो अभी इसमें इश्यू ये आता है कि ये वाटर रिवर है ना, वो आता है स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट अपना पानी दूसरे स्टेट को नहीं देना चाहती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई स्टेट के बीच में जो नफरत, मतलब जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व किया जाए, एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आया जाए जिसमें दोनों स्टेट मान जाए। तो अभी जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है, वो ऑपरेट करता है 340 फ्लड फोरकास्टिंग साइट्स। मतलब फ्लड, ऐसे कुछ एरियाज हैं इंडिया में जहां पे फ्लड्स रेगुलरली आते जाते हैं। कोसी को सौरव बिहार क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लड्स रेगुलरली आते जाते हैं। तो वो एरिया को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन कुछ उन साइट्स को ऑपरेट करता है। तो अभी तो 340 है, कुछ टाइम मतलब 2026 तक 375 हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड इज डैम सेफ्टी। तो देखो, मैं 1963 का एक केस बताता हूँ। इटली में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा डैम था, लेकिन लैंडस्लाइड आने की वजह से डैम का जो पानी था पूरा ओवरफ्लो किया और डैम को तोड़ा, और उसके बाद उसकी वजह से 2000 लोगों की मौत हुई इटली में। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि अभी हमारे पास 6000 डैम है, और उन 6000 डैम्स में सिर्फ 459 डैम्स में इमरजेंसी एक्शन प्लान्स है। तो मतलब कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? मतलब आम आदमी की जिंदगी इज नथिंग। ये हमारा सेफ्टी प्रोटोकॉल बोलता है। तो डैम डैम सेफ्टी एक्ट आया था 2021 में। उसने मैंडेट किया कि 5 साल के अंदर हम डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंदर इमरजेंसी एक्शन प्लान्स को लागू करेंगे उन डैम्स में। और डैम्स में देखो, डैम्स का तुम लोग को नहीं पता होगा डैम्स कैसे काम करते हैं। डैम तो बन गया, लेकिन उसको हर साल में रिपेयर होता है। मतलब बनने के बाद डैम्स को रिपेयरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो वाटर वेट वो होल्ड करता है, उसमें उसको डैमेज आते रहते हैं। तो यहाँ पे अब करप्शन कैसे आता है? तो जो ठेकेदार होते हैं ना डैम वगैरह, जो डैम सेफ्टी के बाद, मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट ठेका निकालती है, गवर्नमेंट के कुछ लोग ठेका निकालते हैं। ठीक है, तो जो ठेका निकालता है और जो ठेकेदार होता है वो फिक्स होते हैं।
मतलब मोस्टली ठेका उसी बंदे को मिलता है जो हर बार से करते आ रहे, क्योंकि डैम के रिपेयरमेंट हर किसी के बस की बात नहीं। और वो जो बंदा है डैम के रिपेयरमेंट करता है, वो एक का 100 बिल करता है। समझ रहे हो एक का 100 क्या होता है? जिसमें से अगर 40 उस ऑफिसर के पास जाता है तो 60 उसके पास आता है। दिस इज हाउ करप्शन वर्क, प्रॉपर मैनर में। क्योंकि बिना अथॉरिटी के साथ मिले हुए ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसने एक नट लगाया तो 100 नट के पैसे निकलवा लेता है गवर्नमेंट से। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी शुड कॉन्स्टेंटली एंगेज। देखो ये इनको करना चाहिए, वो है। अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो अब वही जाने। नेक्स्ट थीम इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन, जल शक्ति अभियान। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो मैं बचपन से ही पढ़ रहा हूँ। पानी आ रहा है उसको इतने प्रॉपर तरीके से यूज, मतलब गिर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करो, जिससे हम अपने फ्यूचर में मतलब उसको स्टोर करें, उसको प्रिजर्व करें कि अपने फ्यूचर यूज में इसको ला सके। और ये मोस्टली उस जगह में यूज किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी है, किल्लत है, जैसे कि राजस्थान। सो अब हम बढ़ते हैं लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया गया। कैच द रेन एंड जल संचालय संचय जन भागीदारी, कुछ प्रोग्राम्स है, कम्युनिटी ड्राइवन वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड रिचार्ज। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ जो मैं चीजें समझा रहा हूँ वो लिखना नहीं है, आपको ये लिखना है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, next is provide dedicated financial grants to states and UT for rainwater harvesting to boost and enhance support for enhance rainwater harvest initiative। ठीक है, सबको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, पर वो कैसे करना है? लाइक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा तो उसका पैसा कौन देगा? चलो पैसा देगा, और उस टाइप की एजुकेशन कौन देगा? क्योंकि विदाउट एजुकेशन यू कांट डू लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो ना, तुम साफ पानी भी नहीं पी सकते। रियलिटी है, तुमको वो नॉलेज होगा कि ये पानी गंदा है, ये वाला पानी साफ है, तभी आप साफ पानी पीते हो, गंदा पानी नहीं पीते। क्योंकि आपके दिमाग ने उस चीज की नॉलेज दे रखी है कि ये बॉडी के लिए सही है और ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये एजुकेशन और फाइनेंशियल ग्रांट्स, जैसे अभी सोलर पैनल लगाने के लिए कितनी बढ़िया तरीके से फाइनेंशियल ग्रांट्स दे रहा है, क्योंकि ये बेनिफिशियल है जनहित के लिए। उस तरीके के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी कुछ पॉलिसीज लानी चाहिए जिसके थ्रू ये काम हो सके। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया बट स्टिल ये काम करेगा। ठीक है, स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता क्या है। देखो, ये क्या करता है कि तुम अपने दिमाग से ब्रेन, देखो अब मैं आपको एक कंडीशन लेता हूँ फिर आप समझोगे बात। नॉर्मली नहीं समझ सकते क्या चल रहा है। ठीक है, तो मान के चलो आपकी शादी हो गई, आपके बच्चा हो गया, मतलब आपका है नहीं है वो अलग इशू है, लेकिन आपका बच्चा हो गया। तो उसके बाद अगर गलती से, मतलब अगर वो पैरालाइज्ड है, तो नॉर्मल आदमी क्या करता है? ये लाइट का बटन है, हाथ उठाया, लाइट का बटन चालू कर दिया, चट। ठीक है, लेकिन वो बंदा तो वो चट नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए क्या है, अब टेक्नोलॉजी अपना कदम बढ़ा रही है। तो यही है ब्रेन रीडिंग इंटरफेस, मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो ये क्या करती है? डायरेक्ट करती है हमारे ब्रेन के जो सिग्नल्स है, वो क्या करेंगे, जो डिवाइस हमने टेक्नोलॉजिकल डिवाइस लगा रखा है उससे कम्युनिकेशन करेगा, और वो क्या करेगा, न्यूरो सिग्नल्स भेजेगा, और जो हमारा कमांड जाएगा ना वो एट द एंड एप्लीकेशन के पास जाएगा, और वो एप्लीकेशन वो वर्क करेगा जो हमको करवाना है। जैसे मैंने बोला टीवी चालू हो जा, जैसे कि वो है नहीं अपना, लाइक क्या कहते हैं उसको, टेस्ला, टेस्ला नहीं, क्या बोलते हैं यार, अलास्का, अलास्का नहीं, अलास्का नहीं यार, सीरी, सीरी नहीं, अमेजोन प्राइम में, अमेजोन में मिलता है, लीव इट, वही जो भी कहते हैं, आपको पता है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही काम करेगा वो, बट तुमको बोलने की भी जरूरत नहीं, ब्रेन काम करेगा आपका, लाइक सुपर हाई टेक मूवी टाइप का सीन। ठीक है, दिस बाईपास मसल कंट्रोल अलाउइंग यूजर टू ऑपरेट एप्लीकेशन अलोन बाय थॉट। सोचा और हो गया, वही
The BCI acquire brain activities, process signal, and send commands with feedback crucial for user adoption. तो इसकी की एप्लीकेशन क्या है? आपको एग्जाम्पल तो समझा दिया। अब देखो उसके साथ साथ कुछ लाइक लोग हैं जो चल नहीं सकते, तो वो मोबिलिटी का काम हो गया। कुछ लोग बोल नहीं सकते, उनके लिए भी काम में आ गया। और कुछ लोग तो प्रॉपर तरीके से पैरालिस्ट हैं, पूरी फुल बॉडी पैरालाइज, बस वो जी रहे हैं, लेकिन उनका काम सामने वाला बंदा कर रहा है। उसके साथ साथ अगर ये डिवाइस उनके अंदर आ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, मेंटल इलनेस के लिए, मेंटल वेलनेस के लिए, प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट। गेमिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। सो गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ना सबसे बेस्ट चीज है ये जो बोला ना, समझ रहे हो, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो इसमें क्या होगा, आपको लाइक एकदम अलग टाइप की फीलिंग आएगी जब आप एक गेम खेलेंगे। आपको बिल्कुल रियल टाइप, रियल लगेगा। अभी तो वीआर आया है, वीआर में गेम खेलते हैं लोग, उनको लगता है रियल है। और लेकिन जब ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हमारे ब्रेन में घुसेगा और तब हम गेम में करेंगे, तो इसका तो भाई एकदम फाड़ो एक्सपीरियंस होने वाला, आई नो इट। Cognitive enhancement, potential for enhancing memory, attention and decision making. Okay, so it's okay. ये थी अपनी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब क्यों पासवर्ड डाला, मेन तो पॉइंट ये था ना कि हमने पासवर्ड डाल दिया इसमें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये ना, कुछ लोग होते हैं लाइक, अगर एक लाइक मल्टी बिलियनियर आदमी है, उसने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लगा रखा है, लेकिन वो बहुत अमीर है। तो कुछ लोग क्या होते हैं जिनको हम प्यारे प्यारे हैकर्स बोलते हैं, उनका काम यही है कि थोड़े टाइम में थोड़ी थोड़ी उंगली करना किसी ना किसी को और उनसे पैसे लेना। तो वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को हैक कर सकते हैं और उनके ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके थ्रू मल्टी बिलियन, मतलब एक हैकर जिसके पास 1,000 रुपए भी नहीं होंगे अभी, वो कम से कम लखपति और करोड़पति बन सकता है। लखपति तो आजकल सभी है, लाइक करोड़पति बन सकता है। करोड़पति भी आजकल बहुत हो गए इंडिया में। प्राइवेसी, तो प्राइवेसी के लिए तो है ही, क्योंकि जो हमारे ब्रेन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेशन के साथ हमारे साथ ही रहनी चाहिए, वो चीजें किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। तो प्राइवेसी इज द मेजर पॉइंट। ये मेरा रूम है, मेरे को नहीं चाहिए कोई और बंदा, तो वही वाला सीन। कॉग्निटिव लाइबिलिटी, थ्रेट टू एन इंडिविजुअल मेंटल सेल्फ डिटर्मिनेशन, हेल्थ इनपुट, अनक्लियर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीसीआई यूज। ठीक है, ये रहा अपना बीसीआई के बारे में। तो आपको लिखना है, समझाने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको बस समझना है कि है क्या चीज, क्योंकि देखो बेस बनाना होता है हर चीज। तो जो मैं बता रहा हूँ वो बेस है, उसके ऊपर आपको थ्योरी पढ़ानी चढ़ानी है। ओके, सो नेशनल वाइड रोल आउट ऑफ E20 raises concern among consumers। E20 है क्या? E20 इज इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, जिसमें पेट्रोल में ना 20% इथेनॉल होगा। तो इस टॉपिक पे आने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। हमारी गवर्नमेंट है, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ले आए, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्राइस नहीं लेकर आ पाए लोग। लोगों को लग रहा था जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे वो सस्ते होंगे, नहीं हुआ। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इतना लाइक इतना स्मार्ट डिसीजन लिया है ना, उन लोगों ने क्या किया, जो पेट्रोल व्हीकल है ना उनके प्राइस बढ़ा दिए। जो स्प्लेंडर 40,000 की नहीं मिलती थी, अब वो 80,000 की भी नहीं मिल पा रही, 85 के ऊपर है स्प्लेंडर। समझ रहे हो, दिस इज हाउ दे वर्क। इस बात पे अपोजिशन नहीं बोलेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो जो उनके लीडर्स उनके पास इतना नॉलेज है फालतू टाइम वेस्ट करने के अलावा। लेकिन ये पॉइंट नहीं उठाएंगे। और उसके साथ साथ अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि रोलिंग आउट करेंगे 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इन 2015। ठीक है, तो इसमें इश्यू ये आ रहा है कि जो पुरानी गाड़ी के ओनर्स हैं उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने वाला है। कैसे? क्योंकि जो इथेनॉल होता है ना, उसमें जो फ्यूल सिस्टम है उसमें रिएक्ट कर सकता है, वो चोक कर सकता है, क्लॉगिंग फेलियर्स हो सकते हैं फ्यूल। और उसके साथ साथ जो ये क्या है, इथेनॉल है ना अपना, वो बहुत प्रोन होता है किसके लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एंड फेस सेपरेशन के लिए, जिसकी वजह से क्लॉगिंग और फ्यूल सिस्टम में फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ये भी है, देखो एक आदमी जब अपनी गाड़ी लेता है, मतलब कुछ लोगों के पास तो 10-10 कार है तो उनको कोई वैल्यू नहीं उस कार की, ठीक है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी जब एक कार लेता है, वो उस कार को जिंदगी भर चलाता है। और ऐसे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स अगर आ रहे हैं, जिसमें इशू ये आ रहा है कि देखो कि तुम लाइक इजीली हम इसको पेट्रोल को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद वो पेट्रोल मिलने नहीं वाला है जो चलता है।
तो उससे इश्यू आता है कि वो आदमी जिसके पास मतलब जो कार है वो उसकी फीलिंग है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है उसके सामने जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की। और गवर्नमेंट में कौन आता है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का हराम का पैसा होता है। हराम का मतलब बहुत हराम का पैसा होता है। और जो मिडिल क्लास आदमी है वो मेहनत से कमाता है। तो जो मेहनत से कमाता है उसको समझ में आता है कि भाई देखो हमारी चीज खराब हो रही है। ठीक है। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के। अभी जो नई नई गाड़ी आ रही है ना, उसमें ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है ना, वो लाइक क्या करने वाला है, उसका लाइक जो जो एवरेज है वो बढ़ा देगा। ठीक है। उसके साथ साथ क्या होने वाला है, इसके साथ जो लाइक क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन, वो भी बढ़ सकता है। ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हाउएवर क्लैरिफाइड दैट E20 एनहेंस व्हीकल परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें है हायर ऑक्टेन रेटिंग, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो एवरेज भी बढ़ जाएगा और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, हमारा एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, वही सब जो मैंने बोला। अश्योरिंग द पब्लिक ऑफ व्हीकल एंड इंश्योरेंस कैपेबिलिटी, कॉम्पैक्टिबिलिटी। इसके की कंसर्न क्या है? लाइक इथेनॉल कैन डिग्रेड रबर, क्योंकि रिएक्ट कर जाएगा, प्लास्टिक्स को भी कर सकता है, मेटल्स और नॉन अपग्रेडेबल व्हीकल्स, जैसे कुछ बहुत लाइक लेजेंडरी व्हीकल्स है, क्लासिक व्हीकल्स, उसमें ये डालेगा और उसके जो अगर प्रोडक्ट गए तो गए, वो गाड़ी खराब, उसकी वजह से लीक्स हो सकते हैं, कोरोजन हो सकता है। ठीक है। तो यही है न्यूज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज पे हम आते हैं। साइंटिस्ट ने रिकंस्ट्रक्ट किया है 1200 साल पुराना, मतलब 1200 साल पुराना एटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। तो एटलांटिक है तो ऑब्वियसली अटलांटिक ओशियन में होगा। अब मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का मतलब क्या है? तो मेरीडोनियल तो छोड़ो, ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का मतलब इधर उधर इधर उधर होना। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है? चलो ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये जानने वालों के लिए क्वेश्चन है कि अटलांटिक ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। क्यों निकल गई हवा? नहीं पता ना? वही आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाना पड़ेगा, सो यू हैव टू डू वर्क अबाउट इट। ओके। सो अबाउट अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, तो ये एक सिस्टम है ऑफ ओशन करंट्स दैट सर्कुलेट वाटर विद इन द अटलांटिक ओशन, ब्रिंगिंग वार्म वाटर नॉर्थ एंड कोल्ड। देखो होता क्या है, जो अपना वर्ल्ड मैप है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ट्रॉपिक, ट्रॉपिक में क्या होता है, वाटर गर्म होता है। अब यहाँ का वाटर गर्म है, और ऊपर क्या होता है अपना लाइक आइस वगैरह मोस्टली है, तो अपना वहां पे पानी बहुत ठंडा होता है। तो कुछ नहीं, अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन इज नथिंग, जस्ट गर्म पानी अपना जा रहा है ऊपर, और ऊपर से ठंडा पानी आ रहा है नीचे। और ये हो क्या हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये रीजन जानना इंपॉर्टेंट है, वरना ये गर्म ऊपर और ठंडा नीचे लिख कर आओगे तो बंटवारा हो जाएगा। इसका रीजन सिंपल सा है, बहुत बहुत सिंपल सा। इसका रीजन ये है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में, एंड सेकंड इज सैलिनिटी डिफरेंस, और ये वही। तो ये दो रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वार्म ट्रॉपिकल वाटर मूव्स टुवर्ड द पोल, और ठंडे हो जाते हैं और डेंस हो जाते हैं, फिर वहां पे नीचे सिंक हो जाते हैं, फ्लोज, और ठीक है, एंड फ्लोज साउथ बिफोर वार्मिंग एंड रीसरफेसिंग थ्रू रीस्टार्टिंग साइकिल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? वेदर और मानसून में, तो ये इन्फ्लुएंस करता है रेनफॉल पैटर्न्स को, इंक्लूडिंग इंडियन मानसून, रेनफॉल इन साहिल रीजन ऑफ वेस्ट अफ्रीका, heat transportation from tropics to like tropics to higher latitude, heat transformation ही हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है ना, गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे। कोई हाँ, जो ऊपर है ना उनको ठंडी की इतनी ठंड लगती है, तो उनको गर्म पानी मिलता है, तो उसको वो राहत मिलती है। जो नीचे अफ्रीका रीजन में रहते हैं उनको इतना गर्म नहीं लगता है, तो ऊपर से ठंडा ठंडा लगता है, तो वो अच्छा लगता है। ठीक है। Carbon uptake, it transport dense and carbon rich water masses from the surface to deep ocean। इसका कंसर्न क्या है कि देखो अभी ना इश्यू ये हो रहा है कि पोटेंशियल स्लो डाउन हो रहा है, किसका? एएमओसी का, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर क्यों इंक्रीज हो रहा है? आप कोई सोचो कि रीजन क्या है फ्रेश वाटर इंक्रीज हो रहा है अपना नॉर्थ पोल साइड?
ऑब्वियसली हर चीज का एक ही रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग, एंड उसका रीजन मतलब हो क्यों रहा है वो इंसानों की वजह से। और इंसान कौन है? मैं नहीं हूं, तुम ही हो। क्योंकि अभी मैंने लास्ट लास्ट न्यूज में बताया कि भाई देखो पेट्रोल क्यों चेंज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और अभी मैं इधर रो रहा हूँ भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इट इज काइंड ऑफ न्यूज, आपको इमोशनली सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि क्या चल रहा है। ठीक है। सो पोटेंशियल स्लो डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि देख ग्लोबल वार्मिंग, fresh water reduces density of North Atlantic waters, hinders the ability to sink and drive the circulation. Tada! जो लिखा है वही उसका मतलब। तो अब इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा ये आपको जानना जरूरी है। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि reduce in ocean carbon uptake, which lead to more atmospheric CO2, जो एटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन होता था वो कार्बन को एब्जॉर्ब करता था। लेकिन अब क्या करेंगे, ये जो कार्बन अपटेक है उसको रिड्यूस कर देंगे। तो इससे होगा क्या? इससे सिंपली कुछ नहीं होगा, ये होगा कि जो CO2 जो एटमॉस्फेयर में है उसके लेवल्स बढ़ जाएंगे, और उसकी वजह से और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, और AMOC नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि फिर से जो हमारा यूरोप है वो ठंडे से मर जाएगा, और वो कहाँ आएंगे? अफ्रीका में, यूरोपियंस। एट द एंड सबको अफ्रीका ही जाना है, बिकॉज इट इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। मतलब एट द एंड बोला, अभी नहीं, क्योंकि जब सब जगह जमा होगी कहीं ना कहीं तो गर्मी होगी। कुछ शिफ्ट साउथ अफ्रीका रेन बेल्ट। ठीक है, यही सब है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि लाइक आपको जानना जरूरी है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है पानीपत में, उसने अभी रिसीव किया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब देखो, जो फ्यूल होता है ना वो क्रूड ऑयल से बनता है। अब ये जो हमारी पानीपत वाली इंडियन ऑयल्स की रिफाइनरी है, उसने क्या किया, कुकिंग ऑयल से फ्यूल बनाया है, वो भी लाइक एविएशन के लिए, समझ रहे हो? अभी जो एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट में जो लोग मरे, फ्यूल की वजह से मरे, तो वो फ्यूल नहीं यूज करके हम यूज, मतलब उसमें फ्यूल का रीजन नहीं था, वो टेक्निकल ग्लिच था, जो वो कंट्री जिसका वो एरोप्लेन है वो नहीं मान रही है, और वो सिर्फ हमारे ड्राइवर जो कि खुद मर गए उन पे ब्लेम कर रही है। ऐसी बेवकूफ कंट्री को कभी डील नहीं करनी चाहिए हमको। ठीक है। तो लाइक अब वहां का प्रेसिडेंट ही ऐसा है तो कोई क्या ही कर सकता है। वहां के प्रेसिडेंट ऐसे ही रहते हैं, उसके पहले भी ऐसे ही था, अजीब सा। ऑफन नोन एज जेट बायोफ्यूल और एविएशन बायोकेरोसिन, क्लोजली रिसेंबल कन्वेंशनल जेट फ्यूल्स ड्राइव फ्रॉम क्रूड ऑयल। ठीक है भाई। तो जो हमारे नॉर्मल जेट फ्यूल्स होते हैं वो अपने क्रूड ऑयल से बनते हैं, लेकिन जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ना वो बनता है अपने बायोमास, लाइक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज से। तो इसका फीड स्टॉक ऑफ एसएफ प्रोडक्शन क्या है? Obviously, oilseed plants, energy grasses, municipal solid waste, industrial carbons, more carbon monoxide gas, agriculture, forestry residue, fats, oil, greases from cooking waste and meat production, etc. समझ रहे हो? इन सब चीज को यूज करके हम एक एरोप्लेन उड़ाएंगे। जिसने भी किया ना, हेड्स ऑफ जो इंडियन ऑयल की लाइक रिफाइनरी है, हेड्स ऑफ टू यू, लाइक जो साइंटिस्ट हैं। अब आप बोलोगे साइंटिस्ट, अरे पढ़ लिख के क्या ही बनेगा भाई, साइंटिस्ट बनेगा, ये सब चीजें करेगा। लाइक हाँ, वो भी एट द एंड तुमको हेल्प ही करना है लोगों का। उसके अलावा आप पढ़ लिख के ज्यादा पैसा तो नहीं कमा सकते, बट स्टिल ये सब चीजें बहुत क्रेजी होती है। अगर मतलब जो लोग कर रहे हैं ना, लाइक ब्रो, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द गोट ऑफ ऑल टाइम। तुम लोग न्यूज में नहीं आते, लेकिन यू आर द रियल लीडर्स। सब बकवास है। लाइक दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लाइक ही शुड बी एंड ही इज व्हाट ही इज। और लाइक दिल से रिस्पेक्ट, अभी गूज बम्स आ गए उनके बारे में सोच के। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। एआई ने डिजाइन किए एंटीबॉडीज। तो एआई और एंटीबॉडीज का क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन नहीं, लेकिन एआई के थ्रू हम एंटीबॉडीज बना सकते हैं। तो अभी जो एंटीबॉडी बनाई है वो लाइक उस टाइप का वायरस आपके अंदर आने नहीं वाला है। वो वायरस अपना नाइसेरिया गोनोरोस, वन 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 सेकेंड, नाइसेरिया गोनोरहोये, I don't know how to pronounce it, but still you are getting whatever I'm saying it. So जो MIT के रिसर्चर्स हैं उन्होंने यूज किया अपने जनरेटिव एआई का, कि वो प्रॉपरली उस एआई के यूज करके
उन्होंने डिजाइन किया है एक नोवल एंटीबायोटिक्स फ्रॉम स्क्रैच पॉइंट। तो रिसर्च ने क्या किया है, जो एंटीबायोटिक डिजाइन किया उसका नाम क्या है, नेसेरिया गोनोरहोए। ये एक ड्रग है जो रेजिस्टेंट, मतलब जो रेजिस्टेंट करेगी इसको, गोनोरिया गोनोरिया, ठीक है। अब गोनोरिया कैसे होता है, मतलब सिंगल्स लोग खुश हो जाए वो आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजन है। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं, इधर उधर मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं है। स्टिल अब हम अपनी न्यूज पे आते हैं। मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस एरियस, I don't know how to pronounce these words, but still I am trying, so you should be happy. About AI designed antibiotics मेथडोलॉजी, देखो ओवर, मतलब एआई का यूज इतने अच्छे तरीके से हो सकता है, ये एंटीबॉडी हमारे साइंटिस्ट ने बनाया और इसको प्रूव कर दिया। अभी तो रील बन रही थी, वो सब चीजें छोड़ो, वो बकवास है। दैट इज नॉट व्हाट एआई मेड फॉर। एआई बना है रिसर्च के लिए। अभी तो जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना, जिनको जो तो मिलना ही लाइक नामुमकिन है, इतने डीप ओशियन, मतलब इतने, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में वो कंपाउंड मिल गया, उसको हम एआई के थ्रू, मतलब बना, मतलब उसको हम एआई के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज का यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्क्रैच से, और अलग अलग रिजल्ट अपने नोट कर सकते हैं। लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज हो रही है एआई की, तो वही हमारे साइंटिस्ट ने कर दिया है अपने गोनोरिया को इन्वेंट करके। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, वो है माउंट एल्ब्रस। तो अभी एक अरुणाचली माउंटेनियर हैज स्केल्ड माउंट एल्ब्रस। देखो इसमें नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यूपीएससी नाम नहीं पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए नाम है कौन का, जो अरुणाचल की है हमारे, उन्होंने माउंट एल्ब्रस को चढ़ लिया है। तो माउंट एल्ब्रस कैसा है भाई, देखो माउंट एवरेस्ट तो आपने सुना है, माउंट एवरेस्ट में बहुत खतरनाक केसेस होते रहते हैं, माउंट एवरेस्ट में लोग मर रहे हैं, लाइक जाते हैं चढ़ते हैं वापस नहीं आते। ऐसा एक केस बताता हूँ, इधर पे भी गए थे, 18 लोगों की टीम गई थी, जिसमें से 5 लोग मर गए। वो 5 लोग क्यों गए, बढ़िया तरीके से घूमने जा रहे थे, माउंट एल्ब्रस चढ़ेंगे, लाइक एडवेंचर होगा, चिल होगा। तो 4 इनके साथ वो गए थे, गाइड्स, और 18 लोग गए थे, ठीक है। तो ऊपर गए, पहले तो मौसम वगैरह सही था, तभी तो लोग जाते हैं, देख मौसम पहले देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है, ठीक है। मौसम सही था, लेकिन जब ये लोग गए, अचानक से मौसम बदला। तो सबसे पहले एक लेडी है, उसका बहुत ज्यादा से खराब होने लगा तबीयत, तो वो रिटर्न होने लगी एक गाइड के साथ। उसी लेडी ने सबसे पहले अपना दम तोड़ा, उसी गाइड्स के हाथ, जो गाइड होता है ना, उसके हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया। उसके साथ साथ 5 लोगों की डेथ हुई इसमें। वो बहुत बड़ा फेमस केस है, तो यू कैन रीड अबाउट इट, ठीक है। तो अभी है कहाँ, माउंट एल्ब्रस, रशिया और यूरोप की बाउंड्री में, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या है, हाई पीक की हाइट क्या है, ठीक है। माउंट एल्ब्रस की हाइट क्या है, 5.642 किलोमीटर। एक ये डोरमेंट वोल्केनो है, जिसमें लाइक ट्विन समिट्स हैं। मोस्टली ये लाइक लोकेटेड कहाँ पे, वेस्टर्न कॉशियस माउंटेन पे एंड साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ रशिया। और ये हाईएस्ट पीक है, याद रखना, ये एक हाईएस्ट पीक है रशिया एंड यूरोप की, पार्ट ऑफ 7 समिट, द हाईएस्ट माउंटेन फ्रॉम ईच कंटिनेंट। और इंडिया का तो है नहीं माउंट एवरेस्ट, वो तो नेपाल का, लेकिन स्टिल इंडिया ही गया। सो जस्ट चिल। अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, जो कि है ई जागृति प्लेटफॉर्म। सो ई जागृति प्लेटफॉर्म के बारे में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ अच्छी बात। जैसे कि आप एक कंट्री के सिटीजन, तो आपका रोल है कि आपको हर चीज पे लाइक कंप्लेन करना चाहिए, ठीक है। कंप्लेन करना इज द बेसिक थिंग, जिससे कंट्री इंप्रूव हो सकती है। अगर तुमने मान लिया ऐसा हो रहा है, तो वैसा ही होता रहे। 70 साल से कांग्रेस थी, कितनी ही कंप्लेन करी, अभी बीजेपी है, आपने कितनी कंप्लेन करी, कितने चेंजेस आए। विदाउट कंप्लेन लॉस चेंज नहीं होते। जैसे कि यूएसए, सबसे लाइक यूएसए, स्वीडन, फिनलैंड, इन लोग के लॉस कितने स्ट्रांग है, हर चीज पे लॉ है। तो ये लॉ कैसे बनता है, जैसे आदमी थूका है, तो थूकने पे लॉ कैसे बनता है, क्योंकि वो आदमी थूका है और किसी को इस पे प्रॉब्लम हुई है, और वो आदमी जाके कंप्लेन करके आया कि भाई ये देखो यहाँ पे थूका है। तो उस पे आगे जाके लॉ, प्रोसीजर, एडवोकेट्स, दुनिया भर की रिसर्च हुई है, और उसके बाद जाके वो लॉ बना है, समझे, ऐसे लॉ बनता है। तो अभी क्या है, ये ई जागृति प्लेटफॉर्म है, तो अभी इसने क्या किया, 100% जो लाइक
डिस्पोज किया अपने केसेस के। और ये केस क्या थे? लाइक कंज्यूमर से रिलेटेड केस है। देखो हम मैं कंज्यूमर हूँ किसी भी चीज का, तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। जैसे फ्यूड मैंने कुछ खाया, उसका कोई फूड फूड इंडस्ट्री हमारे यहाँ कितनी बड़ी है और इतनी पॉपुलेशन है, तो सबसे ज्यादा फ्लरिश ही फूड इंडस्ट्री करती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो लाइक फूड है, उसके प्रॉब्लम आ रही, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आई, जितने भी कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो जागृति प्लेटफॉर्म में आप जाके कर सकते हैं। उसमें जाके कंप्लेन कर जो ये प्लेटफॉर्म की वजह से अभी तक 100% सॉल्व मतलब डिस्पोज की, ये आज की न्यूज है, ठीक है। 10 स्टेट में वो भी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन तवांग वैली अंडर ऑपरेशन सद्भावना। अब सद्भावना है क्या? सद्भावना वर्ड से ही तुम समझ रहे हो किसी को लाइक सिंपैथी शो करना। लाइक सिंपैथी नहीं, एग्जैक्ट वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन काइंड ऑफ सिंपैथी नहीं, लेकिन उनको प्रूव करना है यू आर विद द राइट पर्सन। जैसे कि जब लाइक ये लॉन्च किया था अपना ऑपरेशन सद्भावना 1998 में जम्मू एंड कश्मीर में। इनका इसका एम ही यही था कि जो हीलिंग टच है ना उन लोगों के लिए, जो अंदर से लाइक फील करते कि आजादी, आजादी, वी वांट आजादी। किस चीज की आजादी भाई? यू बिलोंग टू दिस पर्सन, यही है आजादी। तुम उधर जाओगे तो मर जाओगे, खाने को नहीं मिल रहा है तो लोगों को, तुम क्या आजादी लेके करोगे? मर जाओगे। अब फिर कहोगे अल्लाह काश मेरे कुछ, इट इज नॉट इवन पॉसिबल। अल्लाह के लिए तुम फट रहे हो, अल्लाह को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान के हाल देखो, अगर इतने लोग मतलब फट रहे हैं पाकिस्तान के, क्या ही जीडीपी है, क्या ही उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन है। सो इट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, ओके। किसी का हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। वही उसके लिए हमारे आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सद्भावना, जो इफेक्ट करेगा टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी को, और एक्सटेंड करता ही इसका पर्पस क्या ही एक्सटेंड करेगा इंडियन आर्मी के रोल को फ्रॉम बॉर्डर डिफेंस एंड, ठीक है। वही सब न्यूज है जो आपको पता होना चाहिए। सो मैंने समझा दिया आपको जो समझाने वाला पॉइंट, वो आप रीड कर लेना। आगे वाला जो भी कुछ नहीं लिखा है वही वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बनाइए। सो यू कैन, ये चीजें ना आपको लाइक माइंड में होनी चाहिए कि तुरंत कुछ नहीं बनना है तो लिख दो, लेकिन अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट न्यूज है, और आज की ये लास्ट न्यूज है, वो है अल्जीरिया, और इसकी कैपिटल क्या है? अल्जीर। तो इसमें क्या है? अर्थक्वेक। देखो इतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं है, लेकिन स्टिल छोटी मोटी पॉइंट थी। तो अर्थक्वेक छोड़ो, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। मेन चीज इसकी लोकेशन अल्जीरिया की। मैं ये न्यूज क्यों लाता हूँ लोकेशन वाली? वैसे लाता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे है। एक काम करो, आप तुरंत गूगल करो, मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने वाईफाई नहीं इधर पे, जो घर में था। स्टिल यो सो यू गूगल अल्जीरिया, उसकी कैपिटल तो आपको दिख गई होगी। अब यहाँ पे है 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। तो अब देखो है कहाँ? अल्जीरिया के आसपास देखो कौन सी कंट्री दिख रही है। खोला आपने मैप, ओके, फोन में ही चेक कर लो, ठीक है। तो नॉर्थ अफ्रीका की ये सबसे बड़ी कंट्री आपको देखने में अलग से पता चल जा रहा होगा कि उसकी लैंड बाउंड्री किसके साथ है। नॉर्थ ईस्ट साइड देखो, हाँ हाँ ट्यूनिशिया दिख रहा है, हाँ दिख गया दिख गया। उसके ईस्ट में देखो लिबिया दिख रहा है, मतलब थोड़ा नीचे देखो लिबिया दिखे, हाँ हाँ। वेस्ट वेस्ट सहारा किधर दिख रहा है? वही उसके साउथ वेस्ट साइड देखो, हाँ। मोरक्को दिख रहा है, हाँ। वेस्टर्न साइड देखो मोरक्को है, दिखा, ठीक है। अब इसके साथ साथ माउंट लाइक मैरीटाइम बाउंड्री किसके साथ है? मेडिटेरेनियन सी के साथ, नॉर्थ। इसलिए कभी कभी इसमें ठंडा ठंडा भी फील होता है। सो जोग्राफिकल फीचर क्या है? highlands, the Sahara, Atlas, and center, and the Sahara in the south. क्लाइमेट कैसा है? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ में क्या है? मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। साउथ में क्या है? डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि लाइक साउथ में डेजर्ट ही है और गर्मी है, ट्रॉपिकल एरिया है। सो इट इज व्हाट इट इज नोन फॉर। Tlemcen, Tlemcen, known for Moorish architecture, called City of Cherries. सिटी ऑफ चेरीज अल्जीरिया की कौन सी सिटी को बोलते हैं? इट इज ट्लेमचेन। ओके, सो बस खत्म करने से पहले एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अल्जीरिया में ना 5 फोर्टिफाइड ओएसएस हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। सो आज का करंट अफेयर यही खत्म करता हूँ मैं। बाय बाय, सी यू लेटर, मतलब सी यू टुमारो, ओके। देखा 30 मिनट्स में मैंने इसको खत्म कर दिया। मेरे को इतना गर्मी लग रहा है ना दिमाग